साथियों नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सम्यक ज्ञान में। आज हम कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुए। प्रश्नों की सीरीज काफ़ी बढ़िया होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप सीरीज को देखिए, बहुत आपको पसंद आने वाली है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। तो इससे पीछे के प्रश्न हमने आपको दे दिए हैं और आज प्रश्न चलेंगे हम 19 से और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये भी आपके लिए और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो और मेरी आपसे छोटी सी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उसका भी थोड़ा बहुत उसे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसी मैं आपसे आशा और उम्मीद के साथ कहती हूँ। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा रचना व रचिता को सम्मिलित कीजिए। रचना और रचिता को सम्मिलित कीजिए यानी कि जो रचनाकार है और जो उनकी रचना है उनको सम्मिलित करना है। हमें किसकी रचना कौन सी है, तो चलते हैं देखते हैं। डा कुमार सोमप्रभु सूरी, जयमंग जसचंद्रिका, जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन, मधुकर कवि, कुमारपाल, प्रतिबोध, पुष्यदंत। तो ये जो रचयिता है हमारे, इनको हमें मैच करना है किससे, अपनी रचना से। तो डा कुमार की जो डा कुमार चरित किसकी रचना, तो ये हमारी किसकी, पुष्यदंत की है ना। और जयमंग जसचंद्रिका किसकी है, ये हमारी मधुकर कवि की। और उपदेश रसायन किसकी है, तो ये है जिनदत्त सूरी की। और कुमारपाल प्रतिबोध हमारी किसकी थी, सोमप्रभु सूरी की। तो देखिए मैं दोबारा आपको बताती हूँ, डा कुमार किसकी है, पुष्यदंत की, जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की, उपदेश रसायन किसकी है, जिनदत्त सूरी की, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, तो ये हमारी सोमप्रभु सूरी की। तो इसी से आपको प्रश्न को ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। ये कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होने वाला है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन देखेंगे हम कौन सा है। का ऑप्शन है हमारा सोमप्रभु सूरी, जिनदत्त सूरी, मधुकर कवि, पुष्यदंत। और खाया मधुकर कवि, जिनदत्त सूरी, पुष्यदंत, सोमप्रभु सूरी। और गाया पुष्यदंत, मधुकर कवि, जिनदत्त सूरी और सोमप्रभु सूरी। और घाय हमारा जिनदत्त सूरी, सोमप्रभु सूरी, पुष्यदंत, मधुकर कवि। तो इसमें से हमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारा सही था। ऑप्शन हमारा सही है सी, गा नंबर, यानी गा नंबर हमारा सही है। कैसे, डा कुमार किसकी थी, पुष्यदंत की। मधुकर कवि की कौन सी है, जयमंग जसचंद्रिका, दूसरे नंबर पर आप देखो इसको। और कुमारपाल प्रति उसकी जिनदत्त सूरी की क्या है, उपदेश रसायन। सोमप्रभु सूरी की क्या है, हमारी कुमारपाल प्रतिबोध। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। कौन सा, गा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है। आदिकाल को जो वीरगाथा काल का नाम दिया है वो किस कवि ने दिया है, किस कवि के द्वारा दिया गया, ये हमें देखना है, किस कवि के द्वारा देखना है। तो बताइए आप किसके द्वारा दिया गया वीरगाथा काल का नाम। का हजारी प्रसाद द्विवेदी, और खा जॉर्ज ग्रेसन, गा नलिनी बिलोचन शर्मा, घा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है। तो वीरगाथा काल का नाम देने वाले कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, है ना। इन्होंने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या, वीरगाथा काल आदिकाल को नाम दिया है इन्होंने। और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, वीरगाथा काल का नाम क्यों दिया गया, क्यों इसका देने का कारण क्या था। उसमें 4 रचनाएं थी अपभ्रंश की, वो उसके बारे में पूछा गया। आपको आज मैं सारी जानकारी इसके बारे में अगले जब हमारा वीडियो अंतिम आएगा तब आपको ये जानकारी मैं दूंगी उसके बारे में। तो अभी आपको देखना है क्या है, आदिकाल का वीरगाथा काल का नाम दिया था किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और में कुछ और नामकरण हुआ है, जिन आदिकाल का जो नामकरण करने वाले और विद्वान थे तो वो क्या क्या नाम दिया उनको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे चारणकाल थे, चारणकाल का नाम दिया है ग्रेसन जी ने, आदिकाल को चारणकाल का नाम दिया है ग्रेसन जी ने। आदिकाल को आरंभिक काल का नाम दिया है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया है किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को संधि काल एवं चारणकाल का नाम किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया राहुल चांगटाई ने। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा युग का नाम दिया है श्याम सुंदर दास जी ने। आदिकाल को वीर काल का नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अपभ्रंश काल का नाम दिया धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को आधार काल का नाम दिया मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को संक्रमण काल एवं परिवर्तन काल नाम दिया राम खेलावन पांडे ने।
आरंभिक काल और उन्मेष काल का है, आदिकाल को आरंभिक और उन्मेष काल कहा किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपको ये सारे बता दिए, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा। ये मेरा आपसे मैं उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रश्न हर बार देखने को मुझे मिले हैं, चाहे किसी भी परीक्षा में हो। तो टीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो सारे पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में राम सिंह को दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम है। यानी 11वीं शताब्दी में जो राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम बताना है आपको। तो कौन सी कृति है वो? कौन सी कृति है? ऑप्शन देख लेते हैं। का ऑप्शन प्रभात प्रकाश, खा नेमिनाथ रास, गा बसंत विलास, घा पाहुड़ दोहा। तो राम सिंह ने क्या लिखा है? राम सिंह ने लिखा है हमारा पाहुड़ दोहा, है ना। राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। अब परमात्मा प्रकाश देख लेते हैं, किसने लिखी है? तो जोइंदू ने लिखी है। परमात्मा प्रकाश किसने लिखी है? जोइंदू ने लिखी है। नेमिनाथ किसने लिखी है? नेमिनाथ लिखी है हमारी, ये लिखी है हमारी नेमिनाथ रास जी ने, सुमिति गढ़ी ने। सॉरी, नेमिनाथ किसने लिखी है? सुमिति गढ़ी ने। और पाहुड़ दोहा हमारी लिखी है राम सिंह ने ही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शैल बहादुर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? देखिए अभी मैंने आपसे जो अभी आपको मैंने ये सब पॉइंट बताए थे उसमें ही आ गया आपको। देखिए आदि शैल बहादुर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये आपको बताना है। का है गणपति चंद्रगुप्त, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा आचार्य रामचंद्र, घा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। किसको? शैल बहादुर सूरी को प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शैल बहादुर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगत अनुक्रम को बताइए। यानी आपको बताना है जो सही क्रम है उसको आपको बताना है, सही क्रम आपको छांटना है इसमें। तो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। का स्वयंभू महापुराण, खा हेमचंद्र सर्वकाचार्य, ये तो गलत है। स्वयंभू महापुराण ये भी गलत है। गा हमारा मधुकर कवि, जयमंग जसचंद्रिका, और घा ऑप्शन हमारा लक्ष्मीधर उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसमें से आपको बताना है, आपको रचना याद है तो आपको एकदम से इसका क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर कौन सा सही है। तो देखिए स्वयंभू ने क्या लिखा है? स्वयंभू ने लिखा पहुंचर्यु। महापुराण किसने लिखा? पुष्यदंत ने। और हेमचंद सर्वकाचार्य किसके द्वारा लिखी? देवसेन के द्वारा लिखी। सर्वकाचार्य किसने लिखी है? तो देवसेन ने लिखी। हमारी मधुकर कवि, ये वाला सही है हमारा, क्योंकि मधुकर कवि ने लिखा क्या? जय मयंक जसचंद्रिका। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा? तो दामोदर कवि के द्वारा लिखा गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न हमारा 95, संगत अनुक्रम को बताइए। यानी इसमें भी आपको सही अनुक्रम बताना है, यानी सही रचना कौन सी किसकी है ये आपको बताना है। इसमें देखते चलते हैं। का ऑप्शन हमारा खुमान रासो दलपति विजय, खा विजयपाल रासो जयानक, गा पृथ्वी रासो जगनिक, घा परमान रासो चंद्रवरदाई। तो ये इसमें आपको छांटना है, क्या सही है क्या गलत है आपको देखना है। तो इसमें से देखना होगा आपको क्या सही है। देखिए दलपति विजय सही है हमारा। खुमान रासो किसने लिखा? दलपति विजय ने लिखा है ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। परमार रासो किसने लिखा? तो जगनिक ने। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संगत अनुक्रम को बताइए। यहाँ भी आपसे यही पूछा गया, सही रचना के बारे में बताना है आपको, सही रचना कौन सी किसकी है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। का ऑप्शन है हमारा चर्यापद सरापा, खा ऑप्शन है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, गा रमल चंद्र जगनिक की, घा रेवंत गिरिराज हाल की। तो ये आपको बताना है चर्यापद किसकी है। ये आपको सही उत्तर इसका आपको बताना है किसका कौन सा सही है। चर्यापद किसकी? हमारी चर्यापद हमारी सबरपा की। चर्यापद किसकी? हमारी ये है हमारी सरहपा की, ये सबरपा की है ना। और चित्तगुहा गंभीर हमारी किसकी है? और दूसरी रचना उनकी चित्तगुहा गंभीर, ये भी सबरपा की है। महामुद्र बज्र गीतिका ये भी सबरपा की है। शून्यता दृष्टि ये भी सबरपा की है। सरहपा की कौन कौन सी? सरहपा की हमारी चर्या गीत कोश। यानी इसमें देखिए चर्यापद और चर्या गीत कोश दोनों सेम लगती है ना, लेकिन कोश उसमें शब्द लगने से इसका आंसर बदल जाता है, इसका लेखक का आंसर आपको बदल जाता है। क्योंकि चर्यापद लिखी है, चर्या गीत कोश लिखी है हमारी सरहपा जी ने, और दोहा कोश लिखी है उन्होंने सरहपा ने भी दूसरी रचना दोहा कोश लिखी है।
और रेवंतगिरी राज की क्या कौन सी रचना है? रेवंतगिरी राज की हमारी विजय सेन सूरी, इन्होंने क्या लिखी है? रेवंतगिरी राज लिखी है हमारी विजय सेन सूरी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन खा हमारा रामखेलावन पांडे, खा मोहन अवस्थी, गा गणपति चंद्र गुप्त, घा डॉक्टर रसाल जी के द्वारा। तो देख लेते हैं कौन है इसमें सही। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा देने वाले कौन थे हमारे, ये हमें देखना है। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया था, रामखेलावन पांडे। किसने संक्रमण काल और परिवर्तन काल का नाम दिया है? तो ये हमारे रामखेलावन पांडे। सही ऑप्शन क्या होता है हमारा? का नंबर सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, सरपकाचार के रचयिता कौन है? सरपकाचार के रचयिता कौन है, ये पूछा गया आपसे सरपकाचार के रचयिता के बारे में। तो सरपकाचार के रचयिता देख लेते हैं। का ऑप्शन जोइंदू, खा राम सिंह, गा देवसेन, घा शैलभद्र सूरी। तो सरपकाचार को क्या था? सरपकाचार के बारे में बता दूं, ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है ना। काव्य की रचना कैसी थी? लघुनयन, चक्र, दर्शनसार, जो काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आती। इनकी और दो रचनाएं थी, कौन सी? लघुनयन चक्र और दर्शनसार। इनकी दो रचनाएं हैं वो जो काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं। और सरपकाचार में क्या था? गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म जिसको बोलेंगे श्रावक धर्म, उसमें प्रतिपादन किया गया है श्रावक धर्म का। तो श्रावक धर्म कौन सी किसकी रचना थी? ये हमारी देवसेन के द्वारा लिखी गई रचना थी। यह आंसर क्या हो जाता है हमारा? गा नंबर सही हो जाता है। देवसेन के द्वारा लिखी गई रचना हमारी कौन सी? सरपकाचार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा राउलवेल कृति है। राउलवेल के बारे में आपको बताना है। राउलवेल कृति है यानी कैसी कृति, ये आपको बताना है। का खंड काव्य, गा गद्य, गा काव्य और घा चंपू काव्य। तो राउलवेल के बारे में मैंने आपको एक दो बार पहले भी बताया। राउलवेल क्या है? राउलवेल कैसी चंपू काव्य कृति है। और ये चंपू काव्य कृति क्या होता है? चंपू गद्य पद्य दोनों जिसमें मिश्रण हो, गद्य का भी पद्य का भी दोनों का मिश्रण आपको जहां देखने को मिल जाता है वो क्या है? चंपू काव्य कहलाता है। आपसे चंपू काव्य के बारे में प्रश्न बनता है कि चंपू काव्य क्या है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। एक जगह गद्य और पद्य दे दिया जाएगा, बाकी में खंड काव्य काव्य ये ऐसा दे दिया जाएगा आपको। ये क्या है? तो ये भी आपको गद्य पद्य मिश्रित क्या है? चंपू काव्य है। और चंपू काव्य के बारे में और बताऊं मैं, राउलवेल जो थे हमारे 10वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं राउलवेल, जिन्होंने चंपू काव्य लिखा है। ये गद्य पद्य में निबंध चंपू काव्य है। ये निबंध है चंपू काव्य और शिलाओं पर अंकित होने के कारण मूल रूप इसका क्या हुआ? सुरक्षित हुआ। ये क्या है? सबसे पहले जो बड़े बड़े शिलाएं होती थी वहां पर लिखा जाता था इसको, और उसी के कारण आज क्या है? इसका मूल रूप सुरक्षित है, हमें देखने को मिला है। इस कृति में क्या होता है? कवि ने नायिका के जो कवि ने नायिका है राहुल की जो नायिका थी, राहुल नाम की एक नायिका थी, और उसका क्या किया है? नक्श का वर्णन किया है। नक्श का वर्णन किसको कहते हैं? जो क्या कहते हैं सिर से लेकर पैर तक का वर्णन उसमें देखने को मिला है। यानी नारी का सिर से लेकर पैर तक का वर्णन अगर कहीं देखने को मिल जाए तो उसको नक्श का वर्णन बोलते हैं। तो पहले पद में क्या किया उन्होंने? पहले पद में उसका वर्णन किया है और फिर गद्य में उसकी बेला में हिंदी साहित्य में नक्श के वर्णन का श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। और यहाँ से क्या होता है? श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी यहाँ से देखने को मिलता है। और इस भाषा में क्या है? 7 बोलियों का मिश्रण देखने को मिला है। 7 बोलियों का मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। देखिए मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको सब जगह नहीं मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न नंबर 100 नंबर है हमारा। रचिता सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करना है रचनाओं के साथ रचिता को, यानी जो रचनाकार है हमारे और जिन्होंने जो रचना लिखी है उनके बारे में आपको सुमेलित करना है। तो देखते चलते हैं। ऑप्शन है 1 मनी यानी नंबर 1 जगनिंग, पदावली, विद्यापति, दो सपने, अमीर खुसरो, पौमचरियो, स्वयंभू, परमार लासो। तो देखना है जगनिंग ने मैंने आपको अभी बताया था जगनिंग ने क्या लिखा है। जगनिंग ने लिखा है हमारा परमार लासो। विद्यापति ने क्या लिखा है? दो सुखने। सॉरी, विद्यापति ने 200 ने नहीं लिखे, विद्यापति ने लिखा है हमारा क्या? पदावली। जगनिक ने लिखा हमारा परमार लासो, विद्यापति ने लिखा पदावली, अमीर खुसरो ने लिखा दो सुखने और स्वयंभू ने लिखा पौमचरियो। तो इसी के अनुसार हमें देखना होगा जगनिक ने क्या लिखा था? परमार लासो, विद्यापति ने पदावली, अमीर खुसरो ने दो सुखने और स्वयंभू ने पौमचरियो। तो इसी के अनुसार आपको देखना है कौन सी रचना किसकी है सही, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपको बताना होगा।
तो देख लीजिए, आपको इसमें से मिला लीजिए। जगनिक ने क्या लिखा था? परमालासो। परमालासो कहाँ देखने को मिलता है आपने? ऑप्शन नंबर का में ये आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन का नंबर हमारा क्या होता है? सही हो जाता है ना। ऑप्शन का नंबर हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आदिकाल का समय क्या है? इसमें पूछा गया आदिकाल की समय सीमा जो है वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। 743 से 1343 ईस्वी तक, खा है 750 ईस्वी 1000 ईस्वी तक, गा है 1050 से 1375 ईस्वी तक, और घा है 768 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक। ये आपको बताना है आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो ये आपको बताना होगा क्या मानी गई है। ये हमारा ऑप्शन है का सही। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की जो समय सीमा रही है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक की रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जैन और नाथ कवियों के द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था। जैन और नाथ कवियों के द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन क्या था? ऑप्शन क्या है हमारा? का धर्मोपदेश, खा मोक्ष प्राप्ति, गा संसार की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन, घा आसदाता की प्रशंसा। तो ये आपको बताना होगा क्या ऑप्शन हमारा क्या है। इसमें हमारा धर्म उपदेश। जैन और नाथ कवियों के द्वारा क्या दिया गया? सबसे ज्यादा धर्म उपदेश दिए गए, यानी उन्होंने जनता को सुधारने का काम किया। उन्होंने जनता को जो अंदर बाह्य आडंबर पैदा थे, उनके अंदर जो बाह्य आडंबर पैदा हो गए हैं, जो कुरीतियों के द्वारा लोग चले गए उस तरफ, उनको उन्होंने समाप्त करने का काम किया था जैन और नाथ कवियों के द्वारा। तो इसलिए उन्होंने क्या दिए थे? धर्म उपदेश दिए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थक और लोकप्रिय हठयोगी थे। नाथ जो साहित्य था उसमें सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी थे। ये बताना आपको कौन थे वो। का चौरंगीनाथ, खा मतेश्वरनाथ, गा गोरखनाथ, घा चूड़नकरनाथ। तो ये बताना आपको कौन थे सबसे ज्यादा। ये थे हमारे गोरखनाथ जी। सबसे ज्यादा गोरखनाथ जी क्यों थे लोकप्रिय? क्योंकि वो हठ योगी थे, जिस काम को भी हट के अनुसार रख लेते। उन्हें इतने तंत्र मंत्र और हट उनके अंदर ऐसा बस गया था बहुत ही ज्यादा। पूरे उत्तर भारत में अनुयायी आज भी उनको देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, इसमें से कौन संगत यानी कौन संगत कौन सा है? तो ये देखना कौन सी जो रचना हमारी सही रचनाकार की, जो रचनाकार है हमारे वो सही कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। का ऑप्शन में गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है। खा ऑप्शन हमारे करकंड चरियो विजय सूर्य के द्वारा लिखी है। गा पुरुष परीक्षा श्रीधर के द्वारा लिखी गई है। भविष्य का हमारी मेरुतंग के द्वारा लिखी है। तो ये आपको बताना होगा इसमें से कौन सही है। तो ऑप्शन का हमारा सही है। गाथा किसने लिखी है? सप्तशती ने लिखी है। गाथा सप्तशती लिखी है हाल के द्वारा। और करकंड चरियो किसके द्वारा लिखी गई है? कनकामुरी के द्वारा। पुरुष परीक्षा किसने लिखी है? विद्यापति ने लिखी है। पुरुष परीक्षा किसने लिखी? विद्यापति ने। भविष्यत्कार किसने लिखे? धनपाल जी ने। तो ये आपको इसी अनुसार ये जो मैंने प्रश्न आपको दिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे। आगे चलते हैं। देखिए मैंने कल एक प्रश्न सामने हमें आया था सामने हमारे कि आचार्य रामशक्ति शुक्ल ने वीरगाथा काल का जो नामकरण किया है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था नंबर 1 प्रश्न में कि जो आचार्य रामशक्ति शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल का नामकरण किया गया था वो उसका आधार क्या था, यानी उसको वीरगाथा काल नाम देने का कारण क्या था, उसमें कारण आपको जानना है। अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कभी इसको भूलने वाले भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो प्रश्न आपसे कोई भी पूछ ले आपको प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रट्टा मारा है, तो आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। आपको सही भी प्रश्न आपका गलत हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी से भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछ ले जाए वो आपको प्रश्न बनता ही बनता है। तो देख लेते हैं। आचार्य रामशक्ति शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण करने का जो आधार ग्रंथ बताए हैं, इसमें 4 रचनाएं तो क्या थी? अपभ्रंश की रचनाएं थी। इसमें से अभी प्रश्न बना था कल की वीडियो में कि अपभ्रंश की कितनी रचनाएं थी जिसके द्वारा रामशक्ति शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण किया था। ये प्रश्न आपसे ये वाला प्रश्न पूछा गया कि अपभ्रंश की कौन सी रचनाएं थी, कितनी रचनाएं थी जिसके द्वारा रामशक्ति शुक्ल ने वीरगाथा काल का नामकरण किया था। तो ये 4 रचनाएं थी। कौन कौन सी? सारंगधर ने लिखी थी हमीर रासो, नल सिंह ने लिखी विजयपाल रासो, विद्यापति की 2 रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन चारों रचनाओं के अनुसार शुक्ल जी ने अपभ्रंश की चारों रचनाओं के अनुसार वीरगाथा काल का नामकरण किया था।
और देश भाषा की जो रचनाएं थी वो हमारी कौन कौन सी थी, उनमें से देश भाषा कुल मिलाकर कितनी होती है, हमारी 12 रचनाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रामदास शुक्ल ने कितनी भाषाओं के आधार पर, यानी कितनी रचनाओं के आधार पर क्या वीर गाथा काल का नाम दिया, तो ये होंगी हमारी कुल 12 रचनाएं, है ना। कौन कौन सी देख लेते। दलपति विजय ने लिखा है क्या, दलपति विजय ने हमारा क्या लिखा है, खुमान रासो। दलपति विजय ने लिखा खुमान रासो। नरपति नाला ने लिखा बीसल देव रासो। चंद्रदाई ने लिखा परतवेश रासो। जगनिक ने लिखा परमार रासो। भट्ट केदार ने लिखा है चंद्र प्रकाश। मधुकर कवि ने लिखा जय मग जय चंद्रिका। और खुसरो ने लिखा है क्या, खुसरो ने लिखा है हमारी अमीर खुसरो ने लिखा है खुसरो की पहेलियां। विद्यापति की पदावली विद्यापति ने लिखा है। तो इसी के अनुसार हमारी कितनी रचनाएं हो जाती, 12 रचनाएं हो जाती हमारी। तो अगर पूछा जाएगा प्रश्न, अगर आपसे ये प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा है अभी आपको, तो मुझे बताना। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसके मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये रचना में से भी, आपको इसमें से भी कुछ भी पूछ लेगा आपके लिए। तो इसमें से अगर आपको पता है तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे था हमारा रासो ग्रंथ है। कुछ रासो ग्रंथ के बारे में आज हम देखेंगे। रासो ग्रंथ हमारे और कौन कौन से हैं जो रासो ग्रंथों के अनुसार आते हैं, जिनमें रासो कवियों ने इनको लिखा है। तो देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली आपसे पूछा जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना है। भारतेश्वर बाहुबली किसकी रचना, तो ये शैलभद्र सूरी की रचना है। कितनी सन में लिखी गई, तो 1184 सन में लिखी गई है। बुद्धिराज के बारे में पूछेगा, बुद्धिराज किसकी रचना है, तो शैलभद्र सूरी की रचना है। और कितनी सन में लिखी गई, तो 1200 में लिखी गई है। चंदनवाला रास किसकी रचना है, तो आशुभू कवि रचना है, ये 1200 ईस्वी में लिखी गई है। जीवदया रास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप ध्यान से देखिए। जीवदया रास आपसे कई प्रश्न आपको उठाकर देखेंगे, प्रश्न पत्र आपको उठाकर देखेंगे, तो ये जीवदया रास आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये किसकी है, आशुभू की। चंद्रवाला रास भी कई बार पूछी गई। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये कितनी में लिखेंगे, 1200 ईस्वी में। स्थूलीभद्र को देख लेते हैं। स्थूलीभद्र रास किसने लिखी, तो ये जिन धर्मसूरी के द्वारा लिखी गई है ना। ये भी क्या है, 1209 ईस्वी में लिखी है। रेवंतगिरी रास किसने लिखी है, तो विजय सूरी ने लिखी है, 1231 ईस्वी में लिखी गई है। आबूरास किसने लिखी है, तो ये पल्लड़ ने लिखी है। कितनी, 1232 ईस्वी में लिखी गई है, 1232 ईस्वी में लिखी है। आगे देखते हैं नेमिनाथ रास के बारे में। नेमिनाथ रास किसने लिखी है, ये लिखी हमारे सुमितिगढ़ ने। सुमितिगढ़ ने नेमिनाथ रास, अब ये रचना पीछे भी आई थी अभी प्रश्न में, तो ये भी आपको याद रखना। नेमिनाथ रास की कौन सी रचना, तो सुमितिगढ़ है, 1238 ईस्वी में लिखी है। कछुली रास किसने लिखी, प्रज्ञा तिलक ने लिखी है, 1306 ईस्वी में। और गया सुकुमार रास लिखी है देलहन ने, और 14वीं शताब्दी में। और जिन पद सूरी भट्टाभिषेक रास किसने लिखी है, सारमूर्ति जी ने लिखी, ये 1333 ईस्वी में। पंच पांडव रास चरित्र किसने लिखी, चरित्र रास किसने, शैलभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 1353 ईस्वी में। गौतम स्वामी रास किसने लिखी है, गौतम स्वामी रास उदयवंत जी ने लिखी है, और 1335 ईस्वी में लिखी है। देखिए मैंने आपको ऐसी रचनाओं के बारे में बताया है, बहुत ही कम से आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही कम जो लोग आपको इतना पैसा ले लेकर आपसे पढ़ाया जा रहा है ना, आपको इतना पैसा ले लेकर, वो लोग भी इन रचनाओं को ज्यादा, कुछ ही रचनाएं इसमें से दे पाते, सब रचनाएं आपको नहीं दे पाते। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, और आगे आगे हर रोज हम आपके लिए ऐसी वैसी वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपकी समझ में ऐसा छप जाएगा, आपके दिमाग में ऐसा छप जाएगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं। अगर आप उसको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और फिर एक बार पढ़ लेंगे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, और प्रश्न आपसे बनेगा ही बनेगा, ये मैं आपके साथ विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और उसका भी कुछ अच्छे से, उसकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ।
और मेरे पास इतनी बड़ी कोई वो नहीं है जैसे मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के द्वारा पढ़ा सकूँ, या कोई अभी आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छे में आगे जाने वाले हैं हम, बहुत अच्छा ज्ञान लेकर भी आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए ऑप्शन के साथ, नए प्रश्नों के साथ, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्नों की परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं, आज की वीडियो में यहाँ तक ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ संध्या, नमस्कार।